हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का हेडिंग है मर्सी पिटिशन। मर्सी पिटिशन क्या होता है? जब भी किसी एक इंसान को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, अगर उसे सजा दी जाती है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी कब दी जाती है? डेथ पेनल्टी अमूमन नहीं दी जाती है। डेथ पेनल्टी तभी एक एक्यूज को दी जाती है जब उसने कोई रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस किया हो, बहुत ही ऐसा कोई ऑफेंस किया हो जो बहुत ही हीनियस नेचर का हो, जिससे पूरी सोसाइटी जो है वो हिल गई हो, उसने सबके अंदर की आत्मा को झकझोर के रख दिया हो। तब जाके रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर एक इंसान को, एक एक्यूज्ड को कन्विक्शन के दौरान डेथ पेनल्टी दी जाती है, जब उसका ऑफेंस जो है वो बहुत ही हीनियस नेचर का होता है। उसके बाद में उसके पास में ये सारे चीज़ें होती हैं कि वो अपील के अंदर या रिवीजन के अंदर या रिव्यू के अंदर किसी भी तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है कि मुझे फांसी की सज़ा ना हो। लेकिन अगर उसकी फांसी की सज़ा बरकरार रहती है तो वो लास्ट में जाके मर्सी पिटिशन का वो एक सपोर्ट ले सकता है और अपनी फांसी की सज़ा को वो कोई भी और ऑफेंस के अंदर वो तब्दील करवा सकता है। मर्सी पिटिशन बेसिकली किसको की जाती है, इसका हमें प्रोविजन दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। हमारे पास में दो आर्टिकल्स है, आर्टिकल नंबर 72 एंड आर्टिकल नंबर 161। आर्टिकल नंबर 72 के तहत जो अक्यूज होता है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और आर्टिकल नंबर 161 के तहत वो ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट को वो अप्लाई करता है और वो कहता है कि सर मैं दया की भीख मांगता हूं और मुझे आप मर्सी पिटिशन ग्रांट करके मेरी जो फांसी की सजा है उसको आप कोई भी और सजा के अंदर तब्दील कर दीजिए, ऐसा वो आवेदन करता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो हमारे पास में प्रोविजन दे रखा था आर्टिकल नंबर 72 आर्टिकल 161 के अंदर, लेकिन जो हमारा पिछला क्रिमिनल कोड था, कौन सा पिछला क्रिमिनल कोड था? सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर हमारे पास में कोई भी इसका डिटेल प्रोसीजर नहीं दिया गया था। एक प्रोटोकॉल प्रोसीजर किस तरीके से फॉलो किया जाएगा ये नहीं दे रखा था। लेकिन अब सरकार ने इसको प्रोविजन कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर हमारे पास में एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, 472। इसका कोई पैरेलल प्रोविजन यहां पे नहीं था, लेकिन यहां पे 472 सेक्शन है इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। इसके अंदर प्रोविजन किया गया है कि किस तरीके से, एक प्रोटोकॉल प्रोसीजर दे रखा है कि किस तरीके से एप्लीकेशन वगैरह जाएंगी, जिसको मैं आज आपको इजी लैंग्वेज के अंदर समझाऊंगा। मर्सी पिटिशन के लिए 472 सेक्शन में हमारे पास में 7 सबसेक्शन दे रखे हैं, 7 सबसेक्शंस आर प्रोवाइडेड। पहला लिखा हुआ है कि आवेदन कौन कर सकता है। पहला आवेदन कर सकता है, 3 जनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहला तो कन्विक्ट खुद, कन्विक्ट खुद जो है वो आवेदन कर सकता है जेल के अंदर से, थ्रू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल से वो कर सकता है, या उसके लीगल हायरर होंगे कोई, या उसके कोई रिलेटिव होंगे। ये लोग जो है ये आवेदन कर सकते हैं। किसको आवेदन कर सकते हैं? जैसा मैंने पहले बताया था, प्रेसिडेंट या गवर्नर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल गवर्नर को वो क्या कर सकते हैं? आवेदन अपना भेज सकते हैं। अब ये कब भेज सकते हैं? विद इन 30 डेज। 30 डेज कब से? 30 डेज तब से जब से उनको सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल ने ये इन्फॉर्म कर दिया है कि आपके सारे जो रेमेडीज है वो पूरी हो चुकी हैं और आपका अपील या तो खारिज हो चुकी है या अपील जो है वो टाइम एक्सपायर हो चुका है, अब कंफर्म है कि आपको फांसी की सजा होनी तय है। तब वहां से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई है उस एक्यूज को, उस कन्विक्ट को, सॉरी, उसके बाद से 30 डेज के अंदर उसको आवेदन करना होगा। मतलब इन ये 3 जनों को आवेदन करना होगा। अब इसका एक प्रोटोकॉल दे रखा है। प्रोटोकॉल क्या दे रखा है कि आप सीधा ही जो है वो राष्ट्रपति महोदय के पास में अपनी एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे, ऐसा सबसेक्शन 2 के अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पहले आपको जो आवेदन करना पड़ेगा वो ऑनरेबल गवर्नर ऑफ द स्टेट को आपको आवेदन करना पड़ेगा। और आवेदन कैसे करेंगे आप? आर्टिकल नंबर 161 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत एक जनरली एक लेटर होता है जिसमें वो लिखते हैं कि भाई हम कन्विक्ट हो चुके हैं और हमें फांसी की सज़ा दी गई है, हमारा केस नंबर ये है और अब हमें हम अब गिल्टी महसूस कर रहे हैं और हमें आप मर्सी पिटिशन ग्रांट करें, ऐसा होता है। ऐसा वो आवेदन करते हैं। पहले गवर्नर साहब के पास में आवेदन जाएगा। गवर्नर साहब अगर उस आवेदन को रिजेक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में आवेदन जाना चाहिए 60 डेज के अंदर। जैसे ही एक आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, उसके बाद में 60 डेज के अंदर आप ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को ये भेज सकते हैं। और कैसे भेजेंगे? आर्टिकल नंबर 72 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आपको ये भेजना होगा। ठीक है। अब थर्ड सबसेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर एक से ज्यादा एक्यूज्ड है,
एक से ज्यादा अगर एक्यूज है, मान लीजिए ABCD 4 एक्यूज है हमारे पास में, ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा एक्यूज है तो ये कोशिश रहनी चाहिए सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल की कि सब लोग एक साथ में ही, मतलब एक ही वो डॉक्यूमेंट का सेट बने और एक साथ में सारी मर्सी पिटिशंस को आगे भेजा जाए। आगे किसको भेजा जाएगा? आगे जैसे मैंने आपको बताया था पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, क्योंकि इन दोनों के पास में जब ये जाएगी तो ये इनके थ्रू ही जाएगी, ठीक है, तो पहले इनको भेजना होगा। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है वो क्या करेंगे, वो ये इंश्योर करेंगे कि अगर एक से ज्यादा एक्यूज है तो सारे एक्यूज की जो एक साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है, सारी जो फाइल है वो एक साथ में जाए, ठीक है, अलग अलग जाए, ऐसा इससे अच्छा है एक साथ में जाए। और वो ये इंश्योर करेंगे कि 60 डेज के अंदर सारे लोगों की जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे कंसर्न अथॉरिटी के पास में चली जाए ताकि आगे उसको रिकमेंडेशंस के लिए भेजा जा सके। 60 डेज के अंदर ये वो इंश्योर करेंगे। और अगर मान लो कि जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है उनका भी रिकॉर्ड ये साथ में भेजेंगे ताकि ये सबका मामला जो है वो एक साथ में डिसाइड हो जाए, अलग अलग डिसाइड नहीं हो। ऐसा सबसेक्शन 3 के अंदर प्रोवाइड किया गया है ऑफ द 472 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 4 के अंदर यह बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अब रोल शुरू हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल शुरू हो जाता है डेथ पेनल्टी के अंदर कि वो क्या करेंगे, वो 60 डेज के अंदर पहले वो क्या करेंगे कि रिकमेंडेशन को सीख करेंगे, रिकमेंडेशन मांगेंगे स्टेट गवर्नमेंट से कि भाई ये जो एप्लीकेशन आई है हमारे पास में, अब आप बताइए कि रिकमेंडेशंस दीजिए, इस केस के अंदर हमको क्या करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो होंगे वो रिकमेंडेशंस देंगे। उन रिकमेंडेशंस को लेने के बाद में वो क्या करेंगे, आगे रिकमेंड करेंगे किसको, प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को वो क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे 60 डेज के अंदर। वो आगे उनको रिकमेंड करेंगे कि सर हमारे पास में ये मर्सी पिटिशन आई है और हमारे रिकमेंडेशंस जो हैं वो ये हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस नोट करवाना चाहता हूँ। एक केस है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 का ही केस है। मतलब ये जनरल एक प्रोविजन होता है कि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर होते हैं वो हमेशा कोई भी काम करते हैं वो कैसे करते हैं, एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एड एंड एडवाइस करते हैं ना, उन्हीं के बेसिस पे वो आगे वर्क करते हैं। तो इसके अंदर ये बोला गया था कि एक एक्ट जो है वो एड एंड एडवाइस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो यहां पे भी जनरली ये सेंस निकाला जाएगा कि जो मर्सी पिटिशन है उसको भी डिसाइड तो वही करेंगे, लेकिन वो डिसाइड करने से पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उनको क्या करेंगे, एड एंड एडवाइस कर सकते हैं। उसके बाद में सबसेक्शन 5 के अंदर ये बात दी हुई है। सबसेक्शन 5 तो इजी है, उसके अंदर ये दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट सर है वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे जॉइंटली। जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 एक्यूज्ड हैं तो क्या करेंगे, जॉइंटली क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। जॉइंटली वो डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई ये सब लोगों का हमें क्या करना चाहिए, उनको मर्सी पिटिशन ग्रांट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना। ये क्या ग्राउंड्स होंगे, ग्राउंड्स ये होंगे कि उन्होंने कितना सीरियस, कितना हीनियस ऑफेंस कर रखा है। अगर मान लो बहुत ही खतरनाक ऑफेंस कर रखा है, मान लो कोई टेररिस्ट है, अब वो टेररिस्ट को हम कोई बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। मान लो कोई सीरियल किलर है, कोई सीरियल रेपिस्ट है, उसको हम कोई बेनिफिट नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके का जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर है वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे 5th के अंदर। जो भी उन्होंने डिसाइड किया है, जो भी उन्होंने डिसाइड किया है वो सबसेक्शन 6 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी इन 48 आवर्स, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा मामला है, ये एक इंसान के लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड मामला है। तो इन 48 आवर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगे। किनको नोटिफाई करेंगे, 2 अथॉरिटीज को नोटिफाई करेंगे। एक तो जो जेल सुपरिटेंडेंट है या जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल है उनको करेंगे, और एक स्टेट गवर्नमेंट जो है जिस स्टेट से वो आए हैं उसके होम डिपार्टमेंट को भी, होम डिपार्टमेंट को भी ये सूचना दी जाएगी कि भाई ये रिजल्ट निकला है, मर्सी पिटिशन ग्रांट हुई है या मर्सी पिटिशन ग्रांट नहीं हुई है, इसके बारे में बताया जाएगा। और लास्ट हमारे पास में जो सबसेक्शन है उसके अंदर ये बताया गया है कि जो भी डिसीजन या जो भी रीजंस उसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे आपकी पिटिशन को एक्सेप्ट किया है चाहे आपकी पिटिशन को एक्सेप्ट नहीं किया है, उसके ऊपर कभी भी कोई अपील नहीं की जाएगी। ये पूरी तरीके से डिस्क्रिप्शन होगा ऑनरेबल गवर्नर साहब का या ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब का कि वो ये डिसाइड करें, और उनका कोई भी डिसीजन कहीं भी किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा सबसेक्शन 7 के अंदर प्रोवाइड किया गया है। आशा करता हूं आपको ये इजी लैंग्वेज में जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। थैंक यू। आप मुझे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।